एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीईआरडी के बारे में। जीईआरडी की फुल फॉर्म क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। डेफिनेशन। GERD होता क्या है? गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज इज अ क्रोनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रीगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू इसोफेगस। मतलब कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जब वो रीगर्जिटेट होके इसोफेगस में आता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो जब पेशेंट ऐसा बोलता है कि एसिड जो है वो मेरे गले में आता है, तो वो कंडीशन क्या है? गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज है। अब यहाँ पे इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसोफेगस है, ये यहाँ पे स्फिंक्टर्स क्लोज्ड है। स्फिंक्टर्स क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि जब पेशेंट कुछ भी खाना खाता है, स्वेलो करता है, उस टाइम पे रिफ्लक्स से ये ओपन होते हैं ताकि फूड जो है वो स्टमक में जा सके। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज्ड रहते हैं। क्लोज्ड रहते हैं तो जो स्टोमक का कंटेंट है या जो एसिड सिक्रेशंस है वो रिगर्जिटेट होके बैक जो है इसोफेगस में नहीं जा पाते। ये कौन सी कंडीशन है? हेल्दी कंडीशन। लेकिन जब जीईआरडी की कंडीशन होती है तब क्या होता है? स्फिंक्टर ओपन अप हो जाते हैं, अलाउइंग द रिफ्लक्स। तो कुछ एसिड का या स्टमक कंटेंट जो है वो रिफ्लक्स होके जब इसोफेगस में आता है, तब वो कंडीशन कौन सी होती है? गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। एक कंडीशन होती है हियाटस हर्निया, जिसकी वजह से जो हियाटस हर्निया भी कारण होता है जीईआरडी का। तो वहाँ हियाटस हर्निया में क्या होता है, ये नॉर्मल डायफ्राम है और स्टमक इसके बिलो है। लेकिन जब डायफ्राम वीक हो जाता है तो स्टमक का कुछ पार्ट हर्निएट होके डायफ्राम से अबो चला जाता है, जिस कंडीशन को क्या कहते हैं? हियाटल हर्निया, जो कि हम बार बार इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हियाटस हर्निया की वजह से ऐसा हुआ। तो हियाटस हर्निया आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। जब नॉर्मल डायफ्राम होगा तो स्टमक नीचे रहेगा, लेकिन जब वीक डायफ्राम होगा तो स्टमक का कुछ पार्ट हर्निएट करके अबो चला जाएगा, जो कि क्या होगा? हियाटल हर्निया। अब हम जीईआरडी की मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। जीईआरडी जब होगा तो पेशेंट को क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होंगी? हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है? एक बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होगा? डिस्कम्फर्ट और बर्निंग और पेन इन अपर एब्डोमेन। रीगर्जिटेशन, जो कि इस डिजीज के नाम में ही है। रीगर्जिटेशन क्या होगा? द सेंसेशन ऑफ एसिड बैकिंग अप इनटू द थ्रोट और माउथ, जो कि पेशेंट बताएगा कि मेरे गले में या मुंह में जो है वो एसिड आता है या खट्टा पानी आता है, ऐसा पेशेंट बोलेगा। वो कंडीशन क्या है? जीईआरडी की है, जो कि हमने इस डायग्राम में देखा था कि कैसे वो गले में आएगा, यहाँ से रिगर्जिटेट करके इसोफेगस में जब एसिड या स्टमक का कंटेंट जाएगा तो तब जो मैनिफेस्टेशन होगी वो रिगर्जिटेशन की होगी। जीआरडी की वजह से और क्या हो सकता है? इसोफेजियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब बार बार एसिड जो है वो म्यूकोजल लाइनिंग के कांटेक्ट में आएगा, इसोफेगस में जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, म्यूकोजल इंजरी हो जाएगी। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? इसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स या बैरेट इसोफेगस हो सकता है। कुछ एटिपिकल फैशन में भी एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम भी पेशेंट को हो सकते हैं। ये सिम्टम तो हमने क्या पढ़े? इसोफेगस या स्टमक से रिलेटेड पढ़े। उसके अलावा क्या सिम्टम हो सकते हैं? चेस्ट पेन हो सकता है, डेंटल इरोजन हो सकते हैं। डेंटल इरोजन क्यों होंगे? एसिड का कांटेक्ट होगा बार बार डेंटल सरफेस पे, तो डेंटल इरोजन हो सकता है। क्रोनिक कफ, जब बार बार गले में एसिड आएगा तो उसको बाहर निकालने के लिए कफ रिफ्लेक्स होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्रोनिक कफ रह सकती है। नेक्स्ट है लेरेंजाइटिस हो सकता है, लेरिक्स की इन्फ्लामेशन हो सकती है, और अस्थमा। तो ये सारी जो है एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। तो मेन सिम्टम क्या है? हार्ट बर्न होगा, डिस्पेप्सिया होगा, रिगर्जिटेशन होगी। उसके अलावा चेस्ट पेन, डेंटल इरोजन, क्रोनिक कफ, लेरेंजाइटिस, अस्थमा जैसे सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। प्रिवलेंस वेस्टर्न कंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली 10 to 20%, एशियन कंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली 5% और यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड 20% रिपोर्ट वीकली सिम्टम्स की मिलती हैं। एज एंड जेंडर की अगर हम बात करें तो ये 60 to 70 ईयर्स की एज में ज्यादा होता है। ओल्ड एज में ज्यादा क्यों होता है?
फर्स्ट तो वीकेंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एज टोन डिक्रीजेज, की जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का जो पार्ट है वो वीक हो जाता है तो उसकी टोन डिक्रीज हो जाती है। स्लोअर इसोफेजियल मोटिलिटी, जो स्लो एसिड क्लियरेंस, जो मोटिलिटी होनी चाहिए इसोफेगस की कि एसिड को जल्दी से वो क्लियर आउट कर दे, वो मोटिलिटी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो एसिड है उसकी क्लियरेंस स्लो हो जाएगी। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पोटिंग, हियाटस हर्निया की कंडीशन मैंने आपको बताई। इंक्रीज्ड यूज ऑफ मेडिकेशंस, इंक्रीज यूज ऑफ मेडिकेशंस क्या होगा, जब 60 to 70 ईयर्स की एज में पेशेंट पहुंचता है तो उसको एक बीमारी थी पहले से, साथ में कुछ कोमोर्बिडिटीज हो जाती हैं, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी पेशेंट मेडिसिन लेने लग जाता है, तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी एसिडिटी या जीआरडी की दिक्कत हो सकती है, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। हायर इंसिडेंस ऑफ ईसोफेजाइटिस एंड बैरेट्स ईसोफेगस इन मैन, मैन के केस में क्यों कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मैन के केस में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है जिसकी वजह से म्यूकोजल प्रोटेक्शन नहीं होती। फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, म्यूकोजा जो है उसकी प्रोटेक्शन को बनाए रखता है। यहाँ पे मेल के केस में वो कम होता है तो म्यूकोजल प्रोटेक्शन कम होती है। एल्कोहल स्मोकिंग की हैबिट ज्यादा मैन के केस में मिलती है, तो ये भी कारण हो सकता है कि मैन के केस में हायर इंसिडेंस देखे जाते हैं इसोफेजाइटिस और बैरेट्स इसोफेगस के। ये जो बैरेट्स इसोफेगस का टर्म बार बार आ रही है, इसको हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। अगर हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करें तो इसके इंसिडेंस रेंज करते हैं 12% to 50% इन चिल्ड्रन एज 0 to 18 ईयर्स। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन एंडोस्कोपिक एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल अपीयरेंस, जीईआरडी इज क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट फिनोटाइप्स। तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जीईआरडी के सिम्टम तो पेशेंट हमें बता सकता है कि ये सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन उसको हम आइडेंटिफाई या क्लियरली डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एंडोस्कोपिक फाइंडिंग से या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल अपीयरेंस उसकी देख के एंडोस्कोपी में, तब हम उसको ये क्लियर आउट करेंगे कि इसको जीईआरडी है और इन तीनों फिनोटाइप्स में से कौन सा है। तो 3 फिनोटाइप कौन कौन से बताए। फर्स्ट वन इज नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज, NERD। सेकेंड इज इरोजिव इसोफेजाइटिस, जिसमें इरोजन होगा, एंड थर्ड इज बैरेट्स इसोफेगस। तो हम इन तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे, और इनमें से भी जो नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज है वो मोस्ट प्रिवेलेंट फिनोटाइप है, जो कि 60 to 70% पेशेंट्स में नॉन इरोजिव कंडीशन देखी जाती है। उसके बाद इरोजिव कंडीशंस एंड उसके बाद बैरेट इसोफेगस, मतलब कि सबसे ज्यादा पेशेंट्स किसके मिलेंगे, नॉन इरोजिव के, उससे कम इरोजिव के, और उससे कम बैरेट इसोफेगस के, followed by erosive, then Barrett esophagus seen in 30% and 6 to 12% of patient with GERD respectively। यानी कि 30% किसमें होगा इरोजिव एंड 6 to 12 कितने पेशेंट होंगे बैरेट इसोफेगस के। अब नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज, वैसे तो ये नाम से ही समझ आ रहा है नॉन इरोजिव यानी कि इरोजन्स नहीं होंगे इसमें। तो NERD इज ए सब टाइप ऑफ GERD कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टिपिकल रिफ्लक्स सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट को हार्टबर्न होगा, रिगर्जिटेशन होगी, लेकिन जब उसकी एंडोस्कोपिक या हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हम देखेंगे वहां पे एब्सेंस ऑफ विजिबल इसोफेजियल म्यूकोजल इंजरी ऑन अपर एंडोस्कोपी, अपर एंडोस्कोपी कराई, ईसोफेगस की जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसमें कोई इंजरी नहीं मिलेगी हमें, लेकिन पेशेंट को सिम्टम सारे होंगे, पेशेंट को हार्टबर्न होगा, डिस्पेप्सिया होगा, रिगर्जिटेशन होगी, हो सकता है चेस्ट पेन हो, लेकिन जो विजिबल ईसोफेजियल म्यूकोजल इंजरी है वो हमें नहीं मिलेगी। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जीईआरडी है। हमने पढ़ा था इससे फर्स्ट स्लाइड में 60 to 70% केसेस में NERD ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इरोजिव इसोफेजाइटिस। इरोजिव इसोफेजाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ द इसोफेजियल म्यूकोजा caused by prolonged exposure to gastric acid resulting in visible erosions or ulcers on endoscopy। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इसकी टर्म में ही इरोजिव इसोफेजाइटिस, यानी कि यहाँ पे विजिबल इरोजन्स या अल्सर्स मिलेंगे जब हम एंडोस्कोपी पेशेंट की कराएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि क्रोनिक पेशेंट को रिगर्जिटेशन हो रहा होगा, बार बार एसिड का एक्सपोजर जो है म्यूकोजल लाइनिंग से हो रहा होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और डैमेज होगा इसोफेजियल म्यूकोसा का,
तो उसकी वजह से इरोजन्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये थोड़ी क्रोनिक कंडीशन में देखने को मिलेगा कि बार बार एसिड का कॉन्टेक्ट हो रहा है म्यूकोसा के साथ, जिसकी वजह से विजिबल इरोजन्स या अल्सर्स हमें एंडोस्कोपी में मिलेंगे। इट इज मोर सीवियर फॉर्म ऑफ जीआरडी कंपेयर टू एनईआरडी, क्योंकि सीवियर है, क्रोनिक जब एसिड का एक्सपोजर चल रहा है तो बीमारी काफी लंबे टाइम से होगी, साथ में जब इरोजन्स हो जाएंगे इसकी वजह से ये मोर सीवियर फॉर्म ऑफ GERD है as compared to NERD. Next one is Barrett's esophagus. Barrett's esophagus is a condition in which the normal stratified squamous epithelium of the distal esophagus is replaced by specialized intestinal metaplasia, that is columnar epithelium. यानी कि जो ईसोफेगस का डिस्टल पार्ट है, लोअर ईसोफेगस का, वहां पे नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम था पहले, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? कोलुमिनर एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाएगा एज एन एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू क्रोनिक एसिड एक्सपोजर। बॉडी अपने आप को अडेप्ट करने का ट्राई करती है, तो उस लिए क्या होगा, जब क्रोनिक एसिड का एक्सपोजर हो रहा होगा पेशेंट को, तो जो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे? कोलुमिनर एपिथेलियम से। इसको क्या कहते हैं? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कहते हैं, विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। यानी कि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, यहाँ तक कैंसर की कोई कंडीशन अभी पेशेंट को डेवलप नहीं हुई है, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो पेशेंट इज एट अ रिस्क ऑफ ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। तो बैरेट ईसोफेगस की कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ पे क्या था? नॉन इरोजिव में तो कोई इरोजन नहीं था, इरोजिव में अल्सर्स आए या इरोजन्स आए, लेकिन बैरेट ईसोफेगस में क्या हुआ? नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही रिप्लेस हो गई कोलुमिनर एपिथेलियम से एज एन एडेप्टिव रिस्पॉन्स। और ये क्या है? एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें पेशेंट इज एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। अब यहाँ पे हमें पता लग गया, जब क्रोनिक जीआरडी की कंडीशन होगी तो बैरेट ईसोफेगस होगा, देन लो ग्रेड डिस्प्लेजिया अभी हो रहा है, जो एब्नॉर्मल सेल है वो लो ग्रेड में है। जब ये लो ग्रेड चलता रहेगा क्रोनिक टाइम तक, तब क्या होगा? हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया होगा और एडिनोकार्सिनोमा पेशेंट को डेवलप हो सकता है। तो ये तीन क्लासिफिकेशन या तीन फिनोटाइप हमने जीआरडी के पढ़े, एनईआरडी, इरोजिव इसोफेजाइटिस और बैरेट इसोफेगस। कोजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या होंगे जीआरडी के? प्राइमरी मैकेनिज्म हमने अभी तक ये पढ़ा, ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, इनवॉलेंटरी रिलैक्सेशंस नॉट एसोसिएटेड विद स्वेलोइंग। जो हमने फर्स्ट डायग्राम पढ़ा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो स्फिंक्टर्स थे वो क्लोज थे। जब भी कोई आदमी फूड स्वेलो करेगा तो वो स्फिंक्टर्स कुछ रिलैक्स होंगे और फूड जो है वो स्टमक में आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ? इनवॉलेंटरी रिलैक्सेशन हुई, स्वेलोइंग पेशेंट नहीं कर रहा है, बिना स्वेलोइंग के भी इनवॉलेंटरी रिलैक्सेशन होगी, तो ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हुए ट्रांजिएंट, और उसकी वजह से रिगर्जिटेशन हो गई। सेकेंड, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हाइपोटेंशन, वहां पे एक प्रेशर मेंटेन रहता है, तभी तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स क्लोज रहते हैं। अगर वहां पे हाइपोटेंशन है, प्रेशर कम है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स का, तो वो क्लोज नहीं रह पाएंगे, पार्शियल वो ओपन अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन होगी। थर्ड इज हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया हमने देखा कि जब डायफ्राम नॉर्मल रहेगा तो जो स्टमक है वो बिलो डायफ्राम रहेगा, लेकिन जब डायफ्राम वीक हो जाएगा तो कुछ पार्ट स्टमक का हर्निएट करके अबो डायफ्राम जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? हियाटल हर्निया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टमक अबव द डायफ्राम। इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा तभी भी जीआरडी के सिम्टम आएंगे पेशेंट। तो ये चार मैकेनिज्म जो हैं मेन हमने पढ़े, जीआरडी कैसे होता है। ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, ये क्या है? टेम्परेरी नेचुरल ओपनिंग ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर दैट हैपन विदाउट स्वेलोइंग। यहाँ पे ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस का लोअर पार्ट है, ये क्या है? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। फिर ये स्टमक है पूरा, ये फंडस है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। एलियस में क्या है? एलियस एक मस्कुलर वाल है एट द बॉटम ऑफ द इसोफेगस दैट नॉर्मली स्टेज क्लोज टू कीप स्टमक कंटेंट लाइक एसिड एंड फूड फ्रॉम कमिंग बैक। नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज रहता है, लेकिन जब ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वाल है ये ओपन अप हो जाती है ब्रीफली एंड इनअप्रोप्रिएटली इवन दो यू आर नॉट स्वेलोइंग। जब ये बार बार होता है
और काफी लंबे टाइम तक होता है, तो जो एसिड और फूड है स्टमक से, ये यहाँ से बैक फ्लो करके रिफ्लक्स कर सकता है ईसोफेगस में, और उसके बाद हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन जैसे सिम्टम्स पेशेंट को आ सकते हैं। तो ये क्या है, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है। जब ये ब्रीफली इनअप्रोप्रिएटली ओपन अप हो जाएगा तो स्टमक और जो एसिड है वो यहाँ से रिगर्जिटेट करके ईसोफेगस में जा सकते हैं। लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर हाइपोटेंशन। लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर इज अ रिंग ऑफ मसल एट द बॉटम ऑफ योर फूड पाइप or esophagus where it connects to your stomach. It works like a valve. It open to let food into the stomach and then close tightly to stop stomach acid from coming back up. ये हम पढ़ चुके हैं। जब किसी को लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर हाइपोटेंशन होगा, इसका मतलब क्या है कि जो मसल है वो नॉर्मल से वीक है और वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई है। बिकॉज इट स्टे लूज और रिलैक्स, तो एसिड जो है स्टमक से वो बैकअप हो सकता है इसोफेगस में, और ये जो बैक फ्लो एसिड का होगा वो क्या कोज करेगा, जीईआरडी कोज करेगा, लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक हार्ट बर्न, चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड एसिडिक टेस्ट इन द माउथ। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर। ये जितने भी कोजेस हम पढ़ेंगे इनमें मोस्टली जो हमें ये चार मैकेनिज्म हमने देखे थे, ये चार मैकेनिज्म ही मिलेंगे जिसकी वजह से जीईआरडी होगा। ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्या होगा, इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। स्मोकिंग की वजह से लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का प्रेशर कम हो जाएगा। डाइटरी फैक्टर्स, फैटी फूड्स, चॉकलेट, कैफीन, अल्कोहल ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशंस कराएंगे। कुछ मेडिकेशंस हो सकती हैं जो जीईआरडी कोज करा सकती हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। कोमोर्बिडिटीज हो सकती हैं पेशेंट को, अस्थमा, डायबिटीज, स्क्लेरोडर्मा एक्सेट्रा। इंक्रीज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर, जब फोर्सफुल ब्रीदिंग एंड कफिंग होगी अस्थमा के पेशेंट में, तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से वो पुल करेगा एसिड को अपवर्ड। तो अगर इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा है तो भी जीईआरडी के सिम्टम आ सकते हैं। डायफ्राम डिसफंक्शन, ओवर यूज ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। जब ओवर यूज होंगी सीओपीडी के पेशेंट में, अस्थमा के पेशेंट में, तो डायफ्राम वीक अप हो जाएगा, जो क्या करेगा, इसका जो एंटी रिफ्लक्स बैरियर है उसको रिड्यूस कर देगा। अस्थमा मेडिकेशंस, ड्रग्स लाइक बीटा एगोनिस्ट एंड थियोफाइलिन रिलैक्स द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। लंग हाइपर इन्फ्लेशन, क्रोनिक अस्थमा causes lung over expansion pushing down the diaphragm and increasing abdominal pressure. स्मूथ मसल्स की एट्रोफी स्क्लेरोडर्मा की कंडीशंस में, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी इसोफेगल स्मूथ मसल्स की, तो उसकी वजह से नॉर्मल फंक्शन वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। रिड्यूस्ड इसोफेजियल मोटिलिटी, यानी कि जो वीकेंड पेरिस्टालसिस है लीड्स टू पुअर क्लियरेंस ऑफ रिफ्लक्स एसिड फ्रॉम द इसोफेगस। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर होंगी तो वो जल्दी से एसिड को क्लियर अप कर देंगी, लेकिन अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही वीक है तो पुअर क्लियरेंस होगी जो रिफ्लक्स होके एसिड आया है उसकी। लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर डिसफंक्शन, कोई फाइब्रोसिस हो गया या मसल डैमेज हुआ है किसी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से या ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, जिसके बाद क्या होगा, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन रिड्यूस होगी, अलाउइंग स्टमक एसिड टू रिफ्लक्स इजीली। डायबिटीज, कुछ फैक्टर्स इन डायबिटीज और इफेक्ट ऑन जीआरडी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होगी डायबिटीज के पेशेंट में, वीक एलईएस होगा, पुअर पेरिस्टालसिस होगी, गैस्ट्रोपेरेसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, ओबेसिटी, सर्टेन मेडिकेशंस। तो ये सारी चीजें क्या है, वही सेम मैकेनिज्म है। मेडिकेशंस में यहाँ पे क्या है, मेटफॉर्मिन जो एग्रावेट करती है रिफ्लक्स को और डिले करती है एम्पटिंग को। तो वही चार मैकेनिज्म जो हैं वो कोज करते हैं जीईआरडी को, सभी कोजेज में हमने वो देखे। अब हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लक्स, जीईआरडी अकर व्हेन रिफ्लक्स ऑफ स्टमक एसिड कंटेंट causes troublesome symptoms or complications. प्राइमरी मैकेनिज्म, ट्रांजिएंट लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। ये क्या है, वेसोवेगल रिफ्लेक्स elicited by gastric distension, accounting for at least 90% of reflux in normal subject और GERD patient without hiatus hernia। यानी कि जो ट्रांजिएंट लोअर इसोफेगल रिलैक्सेशन है वही कोज होती है 90% केसेस में। नेक्स्ट है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर हाइपोटेंशन,
नेक्स्ट है एनाटोमिक कोई डिस्टोर्शन हो सकता है, जैसे कि हियाटस हर्निया हमने पढ़ा। ईसोफेजाइटिस डेवलपमेंट, अब ये रिफ्लक्स होगा एसिड का ईसोफेगस में, तो वो क्या करेगा, ईसोफेगियल जो म्यूकोजा है उसको डैमेज करेगा, इम्पेयरिंग द क्लियरेंस ऑफ द रिफ्लक्स गैस्ट्रिक जूस फैक्टर्स, और क्या इसको बढ़ा देंगे, एब्डोमिनल ओबेसिटी या प्रेगनेंसी अगर है, गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेटरी स्टेट्स है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, या डिसरप्शन ऑफ ईसोफेगियल पेरिस्टालसिस है। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे तो ये और उसको बढ़ा देंगे जीआरडी के सिम्टम्स को। तो पैथोफिजियोलॉजी हमें क्लियर होगी यहाँ से कि कैसे जो है गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है वो रिवर्जिटेट करके इसोफेगस में जाएंगे, और उनमें मोस्टली 90% केसेस होते हैं लोअर ट्रांजिएंट लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन के। अब इसके स्टेजेस एंड क्लासिफिकेशन, इसके 4 स्टेज बताई गई हैं, ग्रेड ए बी सी एंड डी, और ये क्या है, जब एंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स हम देखेंगे उसके बेस पे हम इसको डिसाइड करेंगे। लॉस एंजल्स क्लासिफिकेशन, ग्रेड ए में क्या है, 1 और मोर म्यूकोजल ब्रेक लेस देन 5 mm, 1 और मोर स्मॉल वुंड्स लेस देन 5 mm ऑन द इसोफेजिस लाइनिंग, अगर लेस देन 5 mm के एक या एक से जो ज्यादा जो है वो स्मॉल वुंड हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या होगी, ग्रेड ए होगी। ग्रेड बी क्या होगी, म्यूकोजल ब्रेक ग्रेटर देन 5 mm नॉट इन्वॉल्विंग ग्रेटर देन इक्वल टू 75% ऑफ द इसोफेजियल सर्कमफेरेंस, यानी कि जो वुंड का साइज होगा वो 5 mm से ज्यादा होगा, लेकिन वो कवर नहीं करेंगे 75% ऑफ इसोफेगियस सर्कमफेरेंस, मतलब 75% से ज्यादा को वो कवर नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ कम को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन जो साइज है वो ग्रेटर देन 5 mm है। ग्रेड सी में क्या होगा, म्यूकोजल ब्रेक्स इन्वॉल्विंग ग्रेटर देन इक्वल टू 75% ऑफ इसोफेजियल सर्कमफेरेंस बट नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि जो वुंड्स हैं वो कवर कर रहे हैं 75% ऑफ इसोफेगस को, लेकिन वहां पे स्टिल कुछ नॉर्मल एरियाज हैं इन बिटवीन, वो कंटिन्यूअस नहीं है म्यूकोजल ब्रेक्स। नेक्स्ट है ग्रेड डी, वहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअल म्यूकोजल ब्रेक्स हैं और 75% से ज्यादा एरिया को भी कवर कर रहे हैं, जो वुंड है वो 75% से ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं एंड ऑल आर कनेक्टेड, तो ये क्या होगी, मोर सीवियर फॉर्म होगी। तो इस बेसिस पे इसके 4 क्लासिफिकेशन है, ग्रेड ए बी सी एंड डी। साइन एंड सिम्टम्स हम पढ़ चुके हैं, टिपिकल सिम्टम्स हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन कैसा होगा, नॉन कार्डियक इन ओरिजिन। एटिपिकल सिम्टम्स में क्रोनिक कफ हो सकती है, स्पेशली एट नाइट होगी, पेशेंट लाई डाउन करेगा और रिगर्जिटेशन ऑफ एसिड ज्यादा होगा। लेरेंजाइटिस जिसकी वजह से होर्सनेस और सोर थ्रोट हो सकता है। अस्थमा न्यू भी हो सकता है, और अगर अस्थमा पहले से है पेशेंट को तो वर्सनिंग सिम्टम हो सकते हैं। डेंटल इरोजन्स हो सकते हैं, इनामेल लॉस ड्यू टू एसिड एक्सपोजर। तो ये क्या थे, एटिपिकल सिम्टम्स थे। तो हमने यहाँ पे जीआरडी की डेफिनेशन पढ़ी, उसके कोजेस पढ़े कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके कॉमन मैकेनिज्म्स, 4 मेन मैकेनिज्म हमने पढ़े, और पैथोफिजियोलॉजी में वही मैकेनिज्म्स मोस्टली सभी कारणों में कवर हुए। उसके बाद हमने जो इसकी टिपिकल और एटिपिकल मैनिफेस्टेशंस, ईसोफेजियल और एक्स्ट्रा ईसोफेजियल मैनिफेस्टेशंस को कवर किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।